आज की क्लास का हम आगाज़ करते हैं और आज हम पढ़ेंगे 8वें घर और 9वें घर के बारे में। 8वां घर इंसान जब पहले घर में बेसिक उसकी ज़िंदगी को पहले घर से लिया जाता है, उसकी सेहत को पहले घर से लिया जाता है। दुनिया में आने का वक्त जो तयन कर रहा होता है उस बुर्ज को हम लगन, असेंडेंट या ताले बुर्ज कहते हैं, जो जायचे का पहला घर होता है। 8वां घर बुनियादी तौर पर जिंदगी के इख्तिताम को जाहिर करता है, जिंदगी की तवालत को जाहिर कर रहा होता है कि इस बंदे की जो लाइफ है वो कितनी लंबी हो सकती है और इसका डेथ जो है वो किस एज की जा कर के आएगा। इंसान को हमेशा मौत का खौफ लाहक रहा है। आप यहाँ पे 3 अफराद इस वक्त मेरे सामने हैं। कौसर है, सैयदा आप है, राजा वजाहत हुसैन है, चौथा मैं हूँ। हम 4 अफराद अगर इस वक्त यहाँ मौजूद हैं तो हमें किसी न किसी तौर पर ज़िंदगी बचाने की कोशिश हम कर रहे होते हैं, मौत से बचने की हम कोशिश कर रहे होते हैं। बीमारियों से लड़ना, ज़िंदगी को सरवाइव करने के लिए इलाज करना और ज़िंदगी जीने का हौसला, ये तमाम चीज़ें हमें 8वां घर बता रहा होता है कि आप मौत से कितने खौफज़दा हैं या फिर आप बेखौफ हैं, आप मौत से डरते नहीं हैं और मौत से घबराते नहीं। अब यहाँ मौला अली का एक कॉल यहाँ पे कोट करता हूँ कि वो शख्स मोमिन के दर्जे पे होता है जो दिन में कम अज़ कम 1 मरतबा अपनी मौत को याद करे कि मैंने मरना है। बेशक सर। तो चूँकि ज़िंदगी बड़े बड़े अम्बिया, औसिया, औलिया, आइम्मा, जिसे सांस मिली है उसकी सांस निकली भी है। तो सांस निकलने की और ज़िंदगी के तवालत को और ज़िंदगी के इख्तिताम को 8वां घर जाहिर कर रहा होता है। इस घर को हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी कहा जाता है। मीन्स 4-8-12 4-8-12 माँ की गोद में, माँ की कोख से जन्म लेके दुनिया में पैदा होना, ये भी ज़मीन पर आने में एक चौथा घर, जिसको हम मिड हेवन भी कहते हैं, वहाँ चौथा घर जो जन्म लेने का है वो जाहिर कर रहा होता है। 4-8-12 की मैंने आपको एक मोक्षा ट्रायंगल के बारे में मैंने आपसे बात की थी किसी क्लास में कि ये 4-8-12 जिंदगी, मौत और मुआदस मौत की कहानी को खोल रहे होते हैं। चौथा घर जिंदगी, माँ की गोद में आना, घर में रहना, ज़मीन पे रहना। 8वां घर मौत और 8वें घर के बाद, मौत के बाद उसका अंजाम फिर इसी ज़मीन के अंदर दफन होना होता है। तो 12वां घर यहाँ पर वापस वही, अगर आप देखेंगे तो 4-8-12 की ये तसलीस है, जैसे 1-5-9 की होती है, इसी तरह 4-8-12 की होती है। इन्हें मोक्षा हाउसेस कहा जाता है। हिंदी नजूम में 8वें घर को मारक का स्थान भी कहते हैं, मौत का घर भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें भी देखी जाती हैं। मैंने बहुत से घरों के हिंदी नाम आप लोगों को नहीं बताए, लेकिन अब मैं ये सोच रहा हूँ कि जो पीडीएफ मैंने 12 घरों की
वीडियोस कंप्लीट होने के बाद आपको शेयर करनी है, उनमें मैं 12 घरों के जो हिंदी नाम हैं जिस तरह जी सर, वो भी शामिल करें। बिल्कुल वो मैं शामिल करूँगा, क्योंकि दूसरा घर जैसे धन भाव कहलाता है, आठ पैसे का घर जी। और 8वां घर आपका जो है वो मारक मोक्ष का मोक्ष का घर, मारक स्थान जी जी। मारक स्थान। जी सर, मारक स्थान जी। इसी तरह नवी मोक्ष 12वां घर। बिल्कुल नवा घर आपके भाग्य का है, भाग को किस्मत, देखता जी जिसका होता है। तो ये मैं इंशाल्लाह ये ऐड करूँगा। कुछ चीज़ें याद आती जा रही हैं तो वो मैं साथ साथ कोशिश कर रहा हूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है मैं आपको डिलीवर कर सकूँ, क्योंकि मैंने इस Thank you. कोई एक जिसको हम कहना चाहिए कि मैंने एक मुख्तसर सा कोई कोर्स तरतीब दिया हुआ नहीं है कि मुझे सिर्फ उसी सिलेबस पे या उसी प्रोस्पेक्ट के तहत चलना है। जो मेरे माइंड में नॉलेज आता है वो मैं इंशाल्लाह आपको डिलीवर करता रहता हूँ। अब यहाँ पर 8वां घर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो याद रखिएगा 8वें घर के असरात क्या होते हैं ज़िंदगी का दौरानिया। पहला घर और 8वां घर, अब यहाँ पर पहला घर जितना भी अच्छा होगा और अच्छे घरों में पहले घर का लगन लॉट मौजूद होगा, उस बंदे की ज़िंदगी का दौरानिया इतना ज़्यादा तवील होगा, जितना लगन स्ट्रॉन्ग होगा, जितनी लगन पर पड़ने वाली नज़रात अच्छे सितारों की होंगी, मजबूत होंगी, ऐसे शख्स की सेहत अच्छी होगी और सेहत अच्छी होगी तो उसकी मौत का दौरानिया किसी बीमारी की वजह से नहीं होगा। तबई मौत आनी है, कुछ भी एक सिलसिला ज़रूर बनता है, तो ये इन चीज़ों को जाहिर कर रहा होता है। 8वां घर आपकी तबई मौत को भी जाहिर करता है और गैर तबई मौत को भी जाहिर करता है। यहाँ पर गैर तबई मौत से मुराद होती है खुदकुशी, हादसात या फिर दहशतगर्दी के वाक़यात में किसी शख्स की जान का चले जाना। 8वें घर के अंदर अगर कोई मार्स, मरकरी, केतु इस टाइप के सितारे मौजूद होते हैं और इस ड्यूरेशन में अगर कोई ना खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाए और लग्नेश भी अच्छा ना हो, तो यहाँ पर बहुत सारे ज़िंदगी के ख़तरात पैदा हो जाते हैं। खुदकुशी के रुझान की मैं आपको मिसाल यूँ दूंगा, आप में से कभी किसी ने ऐसे बंदे का जायचा देखा है जिससे सुसाइड की हो या सुसाइड करने की कोशिश की? नहीं है, लेकिन कजन के बेटे हैं, उसने किया है सुसाइड बच्चे ने। अब पता नहीं उसे धक्का दिया है या खुद वो डूबा है, लेकिन 15-16 साल का था जिसकी डूब के मौत हुई है अच्छा, नहर में। आप उसकी अगर बड़ डिटेल्स हासिल करें तो जी सर। उस पे एक अच्छा रिसर्च वर्क हो सकता है, क्योंकि देखिए डूब मैं कोई इस- और सांस घुट के मरना, यहाँ पर 8वां घर अगर आबी बुर्ज है या 12वां घर आबी बुर्ज है और वहाँ ज़ोहल मौजूद है तो जी ये मुमकिनात में से है कि उसने सुसाइड अटेम्प्ट की हो। सेकंड, साइकोलॉजी, पैरासाइकोलॉजी और साइकोलॉजी मीन जिसको हम कहते हैं आपका शऊर और लाशऊर, अगर इन दोनों में तवाज़ुन नहीं है किसी के राज्य में तो ऐसा बंदा साइकोलॉजिकल इश्यूज का शिकार होता है और खुदकुशी यकदम नहीं होती। ये याद रख लीजिएगा कि खुदकुशी के लिए पहले मरहलावार कुछ हालात और वाक़यात बनते हैं, तब जाकर के कोई भी इंसान ये इंतहाई कदम उठाता है। ऐसा नहीं है कि यकदम ख्याल आया और इस बंदे ने या कंधा लगा के खुदकुशी कर ली या डूबते कर ली या खुदा न खास्ता जहर खा लिया या कोई डिप्रेशन होता है पीछे। कोई उसके पीछे काज होता है, डिप्रेशन, एंजाइटी, सीवियर डिप्रेशन, जी सर, वो एंजाइटी इस तरफ ले जा। हुमायूं महबूब जो है ना, का एक शेर था बहुत
बहुत पहले वो कहते थे अपनी मॉर्निंग शो में ना, हम्म। कहते थे हाथ से दफा नहीं होते, वक्त करता है परवरिश बरसों। हाँ बिल्कुल, ये हकीकत बात है कि वक्त बरसों किसी भी मामले के पीछे लगते हैं। अम, आप अभी सीखने के मराहिल में हैं, लेकिन आज से 10 15 20 सालों के बाद आप इस लेवल पे जी होंगे सर। कि आप तजर्बे की बात करेंगे, क्योंकि तजर्बा इंसान जी जी सर। वक्त इंसान को बहुत कुछ सिखा रहा होता है। सिखा देता है बेशक सही। अच्छा, विरासत, जायदाद, विरासत से मुंसलिक मसाइल, तरका, विल पावर या विल लिखना, वसीयत लिखना या वसीयत करना, ये चीज़ें आठवें घर से देखी जाती हैं। अगर कोई शख्स वसीयत करके जाता है, दैट मीन्स तो उसको इतना पता है कि मेरी मौत होनी है, आज यही कल होनी है, तो वो अपनी विल लिख देता है कि जी मेरी फ़लाँ मकान फ़लाँ बेटे का, फ़लाँ ज़मीन फ़लाँ बेटे की, फ़लाँ दुकान फ़लाँ की। अपने तौर पर एक मुनसिफाना या गैर मुनसिफाना, बहरहाल वो वसीयत आपकी ख्वाहिश को ज़ाहिर कर रही होती है कि बाद अस ज़िंदगी के इंसान के मौत के बाद मेरी इन ख्वाहिशात पर अमल किया जाए। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस क्लेम किसी भी फ़र्द का, मुलाजिम का ग्रेजुइटी का हसूल और दीगर ऐसे मामलात जिसमें माली मुश्किलात भी दरपेश आ रही हों, वो आठवें घर से देखी जाती हैं। आठवां घर लाइफ में आने वाली हर्डल्स को भी जाहिर करता है, दुख, गम, मुसीबतें, और इसके साथ साथ कॉम्प्लिकेशंस। पैसा कमाने के हवाले से जितनी स्ट्रगल बंदे को करनी पड़ती है, अगर उस बंदे का आप जायचा देखेंगे, उसको कहीं न कहीं आठवें घर के अंदर कोई ना कोई ऐसा बैड प्लैनेट इफेक्ट कर रहा होगा जहां पर उसकी अर्निंग और उसका एक्सपेंस मेंटेन नहीं होता। अखराजात और आमदनी ये उसके तवाज़ुन में नहीं होते, मतवाज़न नहीं होते। कोई भी जब एक चीज़ बढ़ जाती है, अगर आपकी अर्निंग बढ़ जाए तो आपके पास सेविंग हो जाती है या आप आसूदा हाल हो जाते हैं, खुशहाल हो जाते हैं। अगर आपकी आमदनी से आपकी खराजात बढ़ जाते हैं या बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि नागहानी कोई खर्चा बढ़ जाता है कि चलिए मोबाइल आजकल मेरा ख्याल है कि 90% जो यंग तबका है उनकी जेब में मोबाइल तो होता है। अब मोबाइल कितना अच्छा है कितना बुरा है, लेकिन फ़र्ज़ कर लेते हैं जी मोबाइल गिरा और उसकी स्क्रीन टूट गई। अब स्क्रीन टूट गई तो ये गिरे बड़े आपके 5,000 से लेके 25-30 हज़ार तक भी आपके एक्सपेंस हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका मोबाइल कितना कीमती है। लाइट का झटका लग गया, नागहानी तौर पे घर की कोई आपके इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस डिस्टर्ब हो जाती हैं, नागहानी खराजात है। कोई सीवियर बीमार हो गया, उसकी बीमारी पे आपको कर्ज लेना पड़ जाता है, तो ये भी याद रख लीजिएगा, कर्ज लिया तो छठे घर से जाता है, लेकिन कर्ज की अदायगी आठवें घर से भी की जाती है। आप कभी भी कोई शख्स अगर कहे कि मैं कर्जा लेना चाहता हूँ, तो उसको छठे आठवें घर को लाजमी फोकस रखिएगा और दूसरे घर को, इसलिए कि दूसरे घर में अगर आमदनी की रुकावटें जाहिर हो रही और बंदा
छठे घर को की पॉजिटिविटी को मद्देनजर रखते हुए कर्ज ले लेता है, तो याद रखिएगा उसके लिए किस्तें पे करना या उस कर्ज को उतारना एक बवाले जान बन जाएगा और वो बंदा खामखा सूद और मार्कअप की एक दलदल में उलझता चला जाएगा। तो ये आठवां घर कर्ज की अदायगी के हवाले से भी देखा जाता है, नागहानी आफात और नागहानी अखराजात के हवाले से भी देखा जाता है। दुश्मन और दुश्मन से खतरात। अब देखिए छठा घर मैंने आपको कल कल की ही बात है कि शायद मैंने आपको बताया था कि छठा घर ज़ाहिरी दुश्मनों का है, ज़ाहिरी मुखालिफों का है, जी सर, जो सामने आते हैं आपके मुखालिफ, जो सामने आता है। हरीफ। अच्छा, अब ये हरीफ या ये कॉम्पिटिटर्स आजकल वो दौर नहीं है कि इंसान सामने आके वार करता है। आजकल पॉलिटिकल मुआशरा है और ऐसा होता है कि जैसे जिनको कहते हैं ना कि बगल में छुरी लेके घूम रहे होते हैं लोग। यहाँ एक हाथ से आपके बगल गिर हो रहे होते हैं, दूसरे हाथ से खंजर आपकी कुश्त में घोंप रहे होते हैं। दुश्मन की कार्रवाइयाँ, दुश्मन के अज़ाइम, दुश्मन के कॉम्पिटिटर्स के अज़ाइम आठवें घर से ज़ाहिर होते हैं। आठवें घर में अगर पेट प्लैनेट हो और वाकई किसी बंदे की दुश्मनी चल रही हो छठे घर में, तो याद रखिएगा उसको दुश्मन से जो तकलीफें पहुंचती है वो आठवें घर से हमें पता चलता है। इसी तरह बदले की कार्रवाई, बदले की कार्रवाई से ऐसे कह ले जी तू साडी कुड़ी दा ब्याह नहीं कीता सी, तेरी कुड़ी नहीं है ऐ पई वटा सट्टा, बदले की शादियाँ। जी सर। और इसी तरह के और इस तरह के मामलात जिसमें बदला लिया जाता हो। बदल ये से मुराद ये है कि फ़र्ज़ कर ले एक एक्सीडेंट हो गया है, नागहानी हुआ है, जानबूझ के नहीं हुआ, लेकिन जिसको एक्सीडेंट में नुकसान पहुंचा है वो बदला लेता है, तो वो आपको आठवें घर से पता लगेगा बदले की कार्रवाई कि अगर आपके किसी के साथ कुछ बुरा हुआ है तो वहाँ पर उसके मुखालिफ ने उससे बदला लेने की कोशिश की है कि कोई कुदरती या नागहानी आफत के ज़मरे में नहीं आएगा। डिपेंड करता है कि साइल आपसे सवाल क्या कर रहा है। ये याद रखिएगा, आप मुस्तकबिल के एस्ट्रोलॉजर हैं तो आपसे वक्ती सवाल भी होंगे, ज़ायचा विलादत के मुताबिक सवाल भी होंगे, शादी से मुतालिक सवाल भी होंगे, आपने निकाह के ज़ायचे भी देखने होंगे, मुहूर्त के ज़ायचे भी देखने होंगे। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपसे जो क्वेश्चन किया जा रहा है उसको बड़े गौर से और ध्यान से सुने कि सवाल में कौन कौन से घरों की इन्वॉल्वमेंट आपको नज़र आती, क्योंकि जब तक आप सवाल को नहीं समझेंगे, सवाल की क्यूरीज को हल करने के लिए आप प्रॉपर हॉरोस्कोप के, ज़ोडिएक के हाउसेस की स्टडी से ही जवाब हासिल करते हैं ना, तो जब तक आपको यही समझ में नहीं आएगा कि इसका सवाल छठे, सात, आठवें या दूसरे या पांचवें घर का है, तो आपको वहाँ जवाब अखज़ करने में एक्यूरेसी नहीं मिलेगी, प्रॉपर एक महारत नहीं आएगी। सवाल को सुनना बड़े गौर से है। अब यहाँ पर डाका लग जाना, स्नैचिंग हो जाना, ये भी आठवें घर से देखा जाता है। अगर हम टिप्पी तौर पे देखते हैं मेडिकल में,
तो मेडिकल के हवाले से ये जो 8वां घर है ये बुनियादी तौर पर आलाते बूलो परास मीन्स यूरिनी सिस्टम और स्टूल सिस्टम, इसको यहाँ से देखा जाता है। बड़ी आंत को 8वें घर से देखा जाता है। अब बड़ी आंत में 3 बहुत बड़े मसले होते हैं। एक होती है बादी बवासीर, खूनी बवासीर, और बड़ी आंत का बाद लोगों में कैंसर हो जाता है, या बड़ी आंत के करीब बाज लोगों को भकंदर या नासूर की तकलीफ होती है। ये भी एक बीमारी है, उसको गालिबन फैस्चुला कहा जाता है। इंग्लिश में फैस्चुला या कुछ इस तरह से मिलता जुलता नाम है। ये 8वें घर से देखे जाएगी। इसी तरह सर्जरी को 8वें घर से देखा जाएगा। मेडिकल और सेहत से मुताल्लिक जो सेहत के मुआयनाकार हैं ये मंडेन एस्ट्रोलॉजी में 8वें घर से देखे जाते हैं। मस्बा खाने जिनको हम कहते हैं ना स्लॉटर हाउस, जहाँ पर जानवरों को ज़िबा किया जाता है। आजकल तो खैर कसाई मार्केटों में ही लगे रहते हैं, लेकिन बड़े शहरों में जैसे कराची, हैदराबाद, मुल्तान, लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद, इन इलाकों इन इलाकों में प्रॉपर स्लॉटर हाउस बने होते हैं जहाँ पर जानवरों को ज़िबा करके उनकी आलाइशें या जो उनका गंद बला होता है वो वहीं डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है ताकि वो शहरों में ना पहुँच पाए। तो जितने भी स्लॉटर हाउसेज है उनको 8वें गज से देखा जाता है। कुदरती आफात, सैलाब, आंधियाँ, जलजले, कहर, या जिसको हम कहते हैं ना वायरल डिजीज, बीमारियों का फैलाव होना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन का फैल जाना, ये तमाम चीज़ें अर्ज़ियाती नजूम मंडेन एस्ट्रोलॉजी में 8वें घर से देखी जाती हैं। अगर हम मुल्की मामलात की बात करते हैं तो याद रखिएगा मुल्क का बजट, आमदनी और खसारा। मुल्क की आमदनी दूसरे घर से देखी जाती है मंडेन एस्ट्रोलॉजी में, और मजमूई खसारा जो देखा जाता है किसी भी मुल्क का वो 8वें घर से देखा जाता है। ये चीज़ें आपको नोट करनी है। अच्छा, सफ़र में मुश्किलात, सफ़र के अंदर आपको तकालीफ आती है या मुश्किलात दरपेश होती हैं, वो भी 8वें घर से देखने को मिलेंगी। इसलिए कि दौरान सफ़र अगर आपका सामान चोरी हो जाता है, खो जाता है, एक्सीडेंट है, गाड़ी ख़राब हो जाती है, ये तमाम चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी 8वें घर से। लॉजिक जानता है कोई? किसी को पता है इसके पीछे लॉजिक क्या है? नहीं सर। थर्ड नहीं, बुनियादी तौर पर ये 3rd हाउस से छठा हाउस है। थर्ड से सर, मैं सिर्फ मेरे माइंड में था कि थर्ड हाउस जो है ना वो आपकी शॉर्ट ट्रेवल्स हैं, नहीं, इंटरसिटी जो होते हैं। बेशक है, वो फॉरेन ट्रेवल है, आपकी लॉन्ग ट्रेवल है। आप लॉन्ग ट्रेवल 12th हाउस में अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो भी वो प्रॉब्लमेटिक कैफियत आएंगी, और अगर 3rd हाउस की 6 में कोई प्रॉब्लमेटिक प्लैनेट होंगे तब भी आपको सफ़र में प्रॉब्लम या परेशानी पेश आ सकती है। तो अगर कोई शख्स सफ़र की बात कर रहा होता है, सफ़र को के मुतालिक सवाल कर रहा होता है, तो यहाँ पर आपने उसके तीसरे 8वें का कॉम्बिनेशन देखना है कि भाई आराम से सफ़र हो जाएगा या खुदा न खास्ता सफ़र में आपको तबीयत ख़राबी का कोई बहाना बनेगा। अक्सर आपने ऐसे अफराद देखे होंगे जिनको सफ़र के दरमियान वॉमिटिंग होती है, उल्टियाँ लग जाती हैं, कैर आ जाती है। उनके जायचे में ये कॉम्बिनेशन तलाश करें। तीसरे का मालिक 8वें घर में अगर उनके जायचे पैदाइश में है
तो उनके सफ़र सुकून से नहीं गुजरते, उन्हें कोई ना कोई तकलीफ़ें हैं वो आ जाती। अच्छा, सफ़र में और दुश्मनों की तरफ से याद रखिएगा, दुश्मनों की तरफ से तकालीफ, कोई शख्स हलाल कमा रहा है या हराम कमा रहा है या वो करप्शन कर रहा है, बुनियादी तौर पर अगर किसी ऑफिसर को या किसी ओहदेदार को आप देखें तो वो जो है आठवें घर से करप्शन को देखा जाएगा। जुआ, शर्तें और बगैर मेहनत के आमदनी का सूल, जिसमें प्राइज बॉन्ड निकल आना, लॉटरी निकल आना या कहीं से रकम मिल जाना, बैठे बैठे आपको पैसे की ऑफर हो जाना, ये तमाम चीज़ें आठवें घर से देखी जाती हैं। आपकी शख्सियत के मुतालिक जो अफवाहें हैं, जो क्या साराइयाँ हैं या जो आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बातें की जाती हैं, वो भी आठवें घर से देखी जाती हैं। मैंने कल बात की थी कि सातवां घर में जब भी ज़ोहल आता है तो आपको माशरती ताल्लुकात में कुछ प्रॉब्लम्स देकर जाता है, और जब ये आठवें घर में होता है तो वो प्रॉब्लम्स जो लोगों के दिलों में होते हैं, वो नफ़रतें या वो खलिश जो लोगों के दिलों में होती है, तो आठवें घर में जब भी कोई नेगेटिव प्लैनेट आता है, लाइक सैटर्न, लाइक मार्स। अच्छा, यहाँ सैटर्न मार्स की मैं एक कॉमन मिसाल दिया करता हूँ। हर कुंडली के हिसाब से हर सितारा यकसा नहीं हो, ये याद रख ली। हर कुंडली में फ्रेंडली प्लैनेट और एनिमी प्लैनेट का एक अलग फ़लसफ़ा है, जो आपको मैंने सबसे आखिरी क्लास में समझाना है। देखिए, मरीख अक़रब वालों के लिए पहले और छठे घर का मालिक है, तो मरीख उनके लिए तो नेगेटिव नहीं होगा। सैटर्न जुपिटर सैटर्न जो है वो बुनियादी तौर पर लिब्रा वालों के लिए अगर हम देखते हैं तो उनकी चौथे पांचवें का मालिक है, वो नेगेटिव नहीं हो सकता। इसी तरह कैप्रिकॉन या एक्वेरियस वालों के लिए वो नेगेटिव नहीं हो सकता। कुछ सिचुएशंस ऐसी भी हैं कि जहां जुपिटर आपको न्यूट्रल किरदार अदा करता हुआ नज़र आता है, मुख्तलिफ जायचों के लगन के हवाले से। वो जो आखिरी एक दो क्लासों के अंदर मैं आपको समझाऊंगा कि अगर एरीज लगन हो तो उसके लिए 7 प्लैनेट कौन से हैं और उसके लिए नेगेटिव प्लैनेट कौन से हैं। जी, आपको जब समझ में आएगी तो फिर आप ज़्यादा परफेक्ट और बेहतर तरीके से प्रिडिक्शन कर पाएंगे इंशाल्लाह सर। अच्छा, अब बताएं कोई आठवें घर से मुताल्लिक अभी राजा वजाहत का अपना एक मैसेज आया था। जी सर, ऐसा होता है, जब मैंने वो वॉमिटिंग वाली और वो बात की थी। तो वजाहत भाई सर वो रिश्वत वगैरह की, जी, वो जो ऑफिस में रिश्वत और इस तरह की जो आप बात कर रहे थे ना, उस पे उन्होंने कहा था हाँ जी ऐसे ही होता है। जी बिल्कुल ऐसा होता है सर। आप आवाज कट रही है। बारे में कहा था, मैं पिंडी से गिलगित की तरह सफर करा तो मोमोटी मेरे ज्यादा होती थी। थर्ड हाउस में मार्स केटू स्कॉर्पियो राशि है, एट हाउस में एरीज राशि है। तो मार्स का लाट है, तो आपकी बात से मुझे याद आ गई, तो वो कॉम्बिनेशन मौजूद था सर, है सर मेरे चार्ट में। हाँ, तो वो ये इसी तरह के कॉम्बिनेशन जब आप तलाश करेंगे, ये बहुत सारी बातें जो है ना एडवांस एस्ट्रोलॉजी की हैं, लेकिन ये हिंट्स ऐसे हैं छोटे छोटे जो आपको जायचा समझने में मदद देंगे। और मुझे बताने का
ये फ़ायदा होगा कि आप लोगों को कहीं पर भी जायचा पढ़ते वक्त या जायचे के मुताल्लिक बात करते वक्त किसी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी। अच्छा, 8वें घर से मुताल्लिक कोई सवाल अगर है तो आप जी सर, अभी थोड़ा रह गया है इन लॉज का। बिल्कुल इन लॉज के बारे में भी मैं चलूँगा, लेकिन अगर अब तक कोई चीज़ रह गई है तो वो मुझे बताएं। देखिए, ये इन लॉज का भी है, ये तहकीक और जस्तजू का भी है। सर ऑकल्ट का है ये घर, जी बिल्कुल। आप रिसर्चेस का। आपको मैं बड़े मज़े की बात बताऊं, आपके बड़े मशहूर जो एक एस्ट्रोलॉजर 20वीं सदी में आज से 50-60 साल पहले गुजरे हैं, बीवी रामल, जी सर। बेंगलुरु वेंकटा रामन इनका नाम था, बीवी रामल। आप इनका जायचा अगर नेट पे आपको मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा। ना मिले तो मुझे बताइएगा, मैं आपको इनकी डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ शेयर कर दूंगा। ये बेंगलोर की इनकी बर्थ है। इनके 8th हाउस पे फोकस कीजिएगा। इनका मून बेसिकली 8th हाउस, और ये इंतहा दर्जे के अच्छे मैथमेटिशियंस थे, और एस्ट्रोलॉजी के भी इनके अंदर योग जो पाए जाते हैं वो भी आप देखें उनके जायचे में। इसी तरह अगर आप ये जो एडिशन है, एडिशन जी लोग कह देते हैं, एडिशन कह देते हैं, जिससे ये बल्ब ईजाद किया था, ये बुनियादी तौर पर इसका भी जायचा आप देखेंगे तो इसको भी, इसमें भी आपका 8th हाउस आपको एक्टिव मिलेगा। 8वां घर जायचे का आपके अंदर की एक जस्तजू को बेदार करता है। क्यों, कैसे, किस तरह, ये सवालात 8वें घर से उठते हैं। फिर उसके पीछे जब आप तहकीक के लिए लगते हैं तो फिर वो ऑक्युलेट साइंसेस भी हो सकती है, वो आपकी बायोकेमिस्ट्री भी हो सकती है, वो आपकी केमिस्ट्री भी हो सकती है, वो फिजिक्स भी हो सकती है, सो कुछ भी हो सकता है। तो ये इन लॉस का सर कंप्यूटर से रिलेटेड जो है, बिल्कुल सर कंप्यूटर से रिलेटेड भी एट था उसको ना, कंप्यूटर से रिलेटेड देखें, ये आपका कंप्यूटर बेसिकली स्किल्स में आता है। जी सर, स्किल्स। ठीक है, अब यहाँ पर मुख्तलिफ स्किल्स हैं। अब आपके सेकंड हाउस को देखना है कि आपका सेकंड हाउस और आपका थर्ड हाउस आपकी नेचुरल आईक्यू लेवल को और आपके स्किल्स को कितना जाहिर करना है। ठीक है ना, तो भी स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है। कंप्यूटर के नॉलेज की अगर आप बात करेंगे तो कंप्यूटर के लिए तो बेसिकली हम मरकरी को देख रहे होते हैं, या फिर हम बैक द एंड प्रोसेसर की अगर हम बात करें तो वहाँ फिर हम यूरेनस को देख रहे होते हैं, नेपच्यून को देख रहे होते हैं, जो पीछे दिमाग चल रहा होता है। अच्छा, अब 5 मिनट रह गए हैं दूसरी क्लास शुरू होने में, तो हम जो है वो इस क्लास के एंड होते ही दूसरी क्लास शुरू कर लेंगे। जी आ गए तीनों, आवाज आ रही है? जी सर, आवाज आ रही है। अच्छा, अब ये 8वें घर के बारे में बहुत सारी जो मंसूबात आपने पढ़ी या सुनी, इसमें आपने देख लिया। इसके बावजूद भी अगर कोई सवाल इन लॉज के मुताबिक, सॉरी, इन लॉज के बारे में रह गया था, ये याद रखिएगा। आज ही मेरे पास एक केस आया था, जायचिया एक आया था रीडिंग के लिए। साहब का जो लगन था वो बेसिकली जेमिनी था,
और जेमिनी लगन सॉरी पाइसेस लगन था, पाइसेस, और मून साइन भी पाइसेस था और लगन भी पाइसेस। उनके 7th हाउस में मार्स नेगेटिव, लिब्रा के अंदर बैठा विर्गो था मार्स, लिब्रा में 8th हाउस। 8th हाउस में जी। तो उनसे मैंने कहा कि उनकी 2 शादियां हो चुकी हैं, वो तीसरी की तरफ जा रहे थे। तो मैंने कहा भाई पहले ही आपकी 2 शादियां ऐसी हैं और वो दोनों खवातीन आप पे डोमिनेटिव पर्सनैलिटीज हैं, क्योंकि ये आपके जो 2nd हाउस का लॉर्ड है वो बिस्की 8 में जाके उनके रहमो करम पे बैठ गया है। तो वो तो आपका बैंड बजा के रखती हैं, तो आप तीसरी शादी कर मैंने कहा आप तीसरी शादी करके क्या करेंगे, यही हाल तीसरी के साथ भी होगा अगर आपने कुछ ऐसा किया तो कहने लगा यार फिर फायदा कोई नहीं है तीसरी शादी करने का। उसमें से एक को डिवोर्स हो गई और एक अभी उनकी मौजूद है, लेकिन बहरहाल वो साहब आगे तीसरी शादी करना चाह रहे थे। तो फिर उन्हें मैंने मशवरा ये दिया था कि भाई एटलीस्ट आप अगर निकाह का मुहूर्त अच्छा निकलवा लेते हैं तो कम से कम आप अपने स्पाउस की बदज़बानी से या कलामी से या उसके डोमिनेट होने से बच सकते हैं। तो इस तरह की बात ही थी। खैर सर जैसे 8th हाउस में मार्स है, तो जितनी भी लाइफ पार्टनर आएंगी सब एक जैसी होंगी। देखे ना, 8th हाउस क्या है, बेसिकली आपके स्पाउस का एटीट्यूड। जी सर। अब वो पहला आए, दूसरा आए या तीसरा आए, तो नेचुरल जो आपका बर्थ हॉरोस्कोप है वो तो सेम है, ठीक है ना। सही। फिर एक ही काफी होती है, बार बार चेंज करके क्या करना। मैं बता रहा हूँ आपको, होता ये है कि हॉररी एस्ट्रोलॉजी में मल्टीपल वाइफ्स के लिए ऑप्शन है कि पहली शादी को आप 7वें से देखेंगे, दूसरी को 9वें से देखेंगे, तीसरी को 11वें से, चौथी की फिर पहले घर से। पहली से जी। ये एक वक्त की जायचे में ये ऑप्शन ज़रूर है। अच्छा, अब इस ऑप्शन को नेटल हॉरोस्कोपी में भी बाज लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, जी सर। लेकिन मैंने इस ऑप्शन को नेटल एस्ट्रोलॉजी पे, हॉरोस्कोपी पे इम्प्लीमेंट होते और कामयाबी से इम्प्लीमेंट होते नहीं देखा, नहीं देखा। क्योंकि एक फितरत में आपकी फितरत में एक अच्छी, जो नसीब में लिख दिया गया। हाँ एक नहीं, देखिए नसीब का इसे नाम ना दे, एस्ट्रोलॉजी या डेस्टिनी इसको कहा गया है, इसको अंग्रेज लोग कहते हैं योर डेस्टिनी, आपकी तकदीर। लेकिन नहीं, तकदीर का मुतालिया करना, लौहे महफूज का मुतालिया करना सिवाय मासूमीन के किसी को नहीं। बेशक बेशक। तो ये एक तो नॉलेज, मेरा मतलब ये था कि अब अगर जबान वाली आ गई तेज उसके 8th हाउस में, तो वो बदल तो नहीं सकती, वो ऐसी ही जुबान रहेगी, आप अपने आप को एडजस्ट करो उस माहौल में। देखिए अब ये यहाँ तक बात सही है आपकी, लेकिन होता क्या है कि इंसान फरार लेता है पैदाइश पे इंसान को कोई कुदरत तो नहीं होती ना, उसको। जब वो कैफियत होती है, माँ पे कैफियत तारी होती है, जब वो मसाइल या मराहल शुरू होते हैं, वो कुदरत की तरफ से सब कुछ हो रहा। बेशक सर। इवन ये कि लाहौर की एक खातून थी, उन्होंने कहा कि रज़ा मुझे ऐसा टाइम सेलेक्ट करके दो कि मेरी नवासी पैदा होने वाली है और मैं चाहती हूँ कि वो किसी अच्छे टाइम पे पैदा हो। तो मैंने उनसे कहा कि बीवी आप तजर्बा कर लें, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम ऐसा ज़रूर आएगा कि इस टाइम पे आप डिलीवरी नहीं हो सकेगी। सी सेक्शन का केस था उनका, तो इस टाइम पे आप जितनी कोशिश करें होगा। अच्छा, कहने लगी आप टाइम निकाल के दें, मैंने उन्हें 2 टाइम निकाल के दे दी।
क्योंकि उनकी वो जो डॉक्टर थी वो 2 दिन ड्यूटी पे आती थी, तो उन्होंने कहा कि इन 2 दिनों का मुझे टाइम निकाल के दे दी। ये मुझे 2 दिन के टाइम निकाल के दे दी। अच्छा, पहले दिन तो ये हुआ कि वो डॉक्टर साहिबा की गाड़ी कहीं पे ठुक लग गई और वो उस 2 घंटे के ड्यूरेशन में ना ही आ सके जिस ड्यूरेशन का लगन मैंने उन्हें सेट करके दिया। बताया। अच्छा, सेकंड ड्यूरेशन में भी सेकंड टाइम जो मैंने उन्हें बताया था, फिर उन्होंने कहा कि जी अब ठीक है, अब इस दिन ऑपरेशन करेंगे, सी सेक्शन करेंगे। अच्छा, कुदरती बात ये हुई कि सी सेक्शन का की नौबत ही नहीं आई। उस बच्ची को उस वक्त से पहले ही तकलीफ़ें शुरू हो गई नॉर्मल हो। और डॉक्टर ने कहा कि जी नहीं, अब हम नहीं रोक सकते, अब इसे लेबर पेन शुरू हो चुके हैं और अगर हमने इसे रोका तो खुदा न खास्ता इसमें बच्चे की या माँ की या बेटे की, आने वाले बच्चे की ज़िंदगी को ख़तरा लाहक है। अच्छा, जब वो सब बच्चे वगैरह की विलादत हो गई, सब कुछ हो गई, फिर वो मुझसे कहती हैं कि रज़ा तुम बड़ी काली ज़बान वाले हो। मैंने कहा मैं काली ज़बान वाला नहीं हूँ, लेकिन मैंने एक चीज़ अपनी इस पूरी लाइफ में एनालिसिस की है कि हम कुदरत को चैलेंज नहीं कर सकते। बिल्कुल सर, जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं आ सकती। वो बाहर नहीं आ सकती। तो ये तो अल्लाह की तरफ से तय है, बेशक। जो चीज़ें तयशुदा हो गई हैं, जिस रूह ने आना है, जिस टाइम पे आना है वही आना है, जिसे जाना है वही उसने जा। बिल्कुल सर, ये तो सच है। नवा घर की तरफ हम बात कर रहे हैं, भी नवे घर के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। नवा जी 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 सर। बुनियादी तौर पर अकीदत, हिकमत, मजहब, मजहबी इबादत और दूर दराज के सफरात से मुताबिक, ठीक है, ये 4 बेसिक चीज़ें हैं। मजहब, मजहबी इबादत, हिकमत। हिकमत से मुराद है आपकी जो एक जिसको हम कहते हैं ना इंटेलिजेंट क्वालिटी। हिकमत का मतलब क्या है? हिकमत ये नहीं है कि महबूब 24 घंटे में हाजिर या शर्तिया तौर पे बेटा ही होगा। ये इश्तहारात नज़रों से गुजरते रहते होंगे आप सब लोगों के। हिकमत ये नहीं है, या ये नहीं है कि आप जो है वो फला मर्ज के लिए फला दवाखाने से रिव्यू करेंगे। ये हिकमत नहीं है, ये तिब है। इसे आप तिब कह लीजिए कि ये नसीब होते हैं, ये हिकमत नहीं है। हिकमत ये है कि आप सर लॉजिक्स। मुश्किल तरीन काम को सहल तरीन तरीके से करें, ये हिकमत है। मुश्किल तरीन बीमारी को आसान तरीन इलाज से आप हल कर, ये हिकमत। मुश्किल दानाई से आप दानाई कह रहे, हम दानाई के लिए इंग्लिश में क्या वर्ड यूज होता है इस वक्त मेरे माइंड में नहीं आ, ठीक है। क्लेवर, क्लेवरनेस हो गया जहानत। क्लेवर जो होता है वाइज, वाइज कहते हैं, सही सही, वाइज दाना। हम मैट्रिक एक हम मैट्रिक पे एक सबक भी पढ़ते थे, वाइस खलीफ, दानिशमंद, हिकमत वाला खलीफा। एनीवे, अच्छा, ये तमाम चीज़ें नवे घर से देखी जाती है। तालीम के लिहाज से हायर स्टडीज़, पीएचडी, यूनिवर्सिटी और किसी भी तहकीक के ऊपर कुछ लिखना। अभी बात हुई 8वें घर की कि 8वां घर आपका रिसर्च का, आपका तहकीक का घर है। उस रिसर्च और उस तहकीक को जिस वक्त आप कलमबंद कर रहे होते हैं, बुक लिख रहे होते हैं, थीसिस बना रहे होते हैं, तो उनकी जो सारी चीज़ें होती हैं वो नवे घर से ज़ाहिर है। 8वां घर तहकीक है और तहकीक को जब आप तहरीरी शक्ल में लेके आते हैं तो वहाँ नवा घर कारामत होता है और नवा घर ही मैनिपुलेट कर रहा होता है। गुलाम मुर्तज़ा साहब को फेसबुक पे आप दोनों तीनों में से शायद कोई जानता हो, बहुत अच्छे पाबिस्ट हैं जिन्होंने फिंगर प्रिंट्स के साथ एक न्यू मॉडल रोशनास कराया जदीद वर्ल्ड में।
अभी परसों की बात है कि उनके उस मॉडल को स्विट्जरलैंड की यूनिवर्सिटी ने बाकायदा एक्सेप्ट किया और उसके ऊपर 4 साल की डिग्री का बाकायदा वहाँ से नोटिस जाहिर हुआ व शेयर हुआ। ठीक सर है। चेक करते हैं, एफबी फेसबुक से चेक करते हैं, गुलाम मुर्तजा साहब का है। गुलाम मुर्तजा साहब पाकिस्तान के हैं, लाहौर के हैं, आजकल इस्लामाबाद में है। इनके जायचे में आज आपको मैं बड़े मज़े की बात बताता हूँ, मेरे बहुत अच्छे दोस्त के हैं। इनके जायचे में नाइट हाउस के अंदर वीनस और सैटर्न हो। इनके जायचे में नवे घर के अंदर वीनस और सैटर्न हो। ये मैं आपको उनका जायचा भी मेरे पास है, लेकिन मैं इस तरह के जायचे शेयर नहीं कर रहा होता। चुप विजिटन बेटा, ठीक है। जी सर। गुरु, गुरु जिसको कहा जाता है, नवे घर को वालिद से भी लिया जाता है। वालिद आपका बेसिक पहला पुरु होता है जो आपको घर के अंदर माशरती अदब, आदाब, तौर तरीके और गुफ्तगू और उठना बैठना सिखा रहा होता है। इसलिए नवे घर को वालिद से भी मंसूब किया गया है। लेकिन बहरहाल नवा घर आपका गुरु है, वो पर्सनैलिटी है, या आप यूँ कह लीजिए कि फादर लाइक गुरु, वो गुरु जो आपके बाप की जगह रखता है। जैसे उर्दू में एक बड़ा मशहूर जुमला है ना कि उस्ताद या टीचर जो होता है वो आपका रूहानी बाप होता है। जी सर, ये रूहानी फादर। ठीक है, स्पिरिचुअल फादर होता है। स्पिरिचुअल फादर इज कॉल्ड अ गुरु। ठीक है, ये यहाँ नवे घर को आप ज़रूर देखिएगा। अच्छा, मजहबी नज़रियात, अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये भी नवे घर से ही देखा जाता है। ये जो मुख्तलिफ़ किस्म के फ़िरके बने हुए हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के फ़िरकों के जो फॉलोअर्स हैं, उनके नवे घर को अगर आप देखेंगे तो वहाँ से उनकी शिद्दत का अंदाज़ा हो जाएगा कि वो अपने मसलक, अपने धर्म या अपने तालीमात से किस कदर अटैच है, या वो मज़हब को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेते। ऐसे तमाम अफराद जिनके जायचे में नवे घर के अंदर केतु मौजूद होता है, उनको आप बहुत ज़्यादा इबादत गुजार नहीं देखें। वो बहुत ज़्यादा इबादत गुजार नहीं होते, लेकिन उनका फ़लसफ़ा सूफियत और रूहानियत के हवाले से होता है, इंसानियत के हवाले से होता है, इबादत के हवाले से नहीं होगा। ऐसा कोई भी फ़र्द जिसके नवे घर के अंदर केतु मौजूद हो, तो आप देखिएगा कि वो बहुत ज़्यादा इबादत का पाबंद नहीं हो। वो दूसरे मैटर पे हट करके इंसानियत का पाबंद होगा। और ये रियलिटी यही है कि हकूकुल्लाह की माफ़ी अल्लाह कर सकता है, लेकिन हकूकुल इबाद की माफ़ी हकूकुल इबाद की माफ़ी नहीं अल्लाह नहीं बेशक। करेगा, वो बंदा ही करेगा। तो यहाँ पर इस तरह के लोग आपको हकूकुल इबाद की तरफ ज़्यादा नज़र आएंगे बनिस्बत हकूकुल्लाह के। ठीक है, रूहानियत, फ़लसफ़ा और मजहबी नज़रात, ये तमाम चीज़ें आपके जहन में आ गई है। दरगाहें और मजहबी मकामात के नवे घर से देखे जाते हैं। मराकबा, जिसको हम मेडिटेशन कहते हैं, मराकबा बुनियादी तौर पर नवे घर से स्टार्ट होता है, और नवे घर से स्टार्ट करके मराकबे में आपने अपने कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड पे कंट्रोल हासिल करना होता है। अब यहीं से आप देख लें कि नवे घर से आपका कॉन्शियस माइंड आपका पहला घर बनता है। तो मराकबा करने वालों की जो कैफियत होती है
उनकी ज़हनी कैफियत बहुत कूल, अच्छी और हाज़िर दिमाग होती है, वो उलझते नहीं। ठीक है। अच्छा, केस के जो मैटर्स होते हैं, कानूनी मामलात पे जुडिशरी के जो आपको रिज़ल्ट मिल रहे होते हैं जुडिशरी से, जिसमें हम मुकदमात के फैसलों की बात कर रहे होते हैं, उसको हम नवे घर से देखा करते हैं। इसी तरह तदरीस के भी बारे में मैंने आपको बता दिया। हाँ, दूर दराज के सफ़रात, अब दूर दराज के सफ़रात चाहे आप वो रेल से करें, चाहे आप वो बाय रोड करें, चाहे आप हवाई जहाज़ से करें, चाहे वो आप बहरी जहाज़ से करें, लेकिन कंट्री टू कंट्री ट्रैवल को नवे घर से देखा जाए और एमिग्रेशन को 12वें घर से देखा जाएगा। यहाँ नवे और 12वें की आपकी है, क्योंकि जब आप बैरून मुल्क सफ़र करके किसी भी मुल्क में लैंड करेंगे तो नवे से चौथा घर 12वां बनता है। नवा, 10वां, 11वां, 12वां घर एमिग्रेशन का है। अगर आपको एमिग्रेशन से इजाज़त मिली हुई है, वीज़ा मिला हुआ है, तो आप पोर्ट से उस मुल्क के अंदर दाखिल हो जाएंगे। बट अगर नहीं है तो आपको पोर्ट से ही वापस डिपोर्ट कर दिया जाता है। किताबों की अशात पब्लिशिंग, अगर कोई शख्स तहरीर कर रहा होता है, कोई शख्स लिख रहा होता है, यहाँ पर भी आपको मैं एक बड़ा अच्छा एक रेफरेंस दे दूँ। परवीन शाकिर की 4 किताबें लॉन्च हो चुकी थी। 5वीं किताब सदबर्क उनकी आखिरी किताब थी उनके लाइफ की। इससे पहले वो एक खुशबू का सफ़र और 2-3 और किताबें भी हैं। उनकी 4 किताबें हैं। 5वीं किताब उनकी सदबर्क है। परवीन शाकिर के बारे में ये जुमला एक एस्ट्रोलॉजर ने लिखा था कि परवीन शाकिर जब उस एस्ट्रोलॉजर के पास इस्लामाबाद में गई हैं, उस एस्ट्रोलॉजर से जब उन्होंने कहा कि क्या मैं अपनी ज़िंदगी में मेरी कितनी किताबें पब्लिश हो सकती हैं, उन्होंने कहा कि आपकी कितनी किताबें पब्लिश हो चुकी हैं। कहती है 4 हो चुकी है, 5वीं मेरी किताबत के मराहिल में है। तो उस एस्ट्रोलॉजर ने उनको कहा था कि मैं आपकी ये 5वीं किताब आपकी ज़िंदगी में आते हुए नहीं देख रहा। तो वहाँ से वो बड़ी हैरान हुई थी, लेकिन वो किताब की अशात के हवाले से, नवे घर के हवाले से उन्होंने कुछ पॉइंट्स को देख करके और उसको इंडिकेशंस आगाह किया। आगा कदीम कलमी किताबें और या कदीम किताबें, जैसे हमारे कुर्कों की, वालिदैन की कुछ किताबें हर घर में मौजूद होगी, जो 30-35 साल, 50 साल, 200 साल, 100 साल पुरानी है। इसी तरह आपका फैमिली ट्री, शजरा शजरा भी सैकड़ों साल पुराना होता है। आप इस जो रियल शजरे हैं, मैं आपको अगर अपने शजरे की बात बताऊं तो वो हमारा शजरा इस वक्त इतने उसके पेजेस वो सीधा हो चुके हैं कि वो बिस्किटी कलर के हो चुके हैं। एग्जैक्टली सर, ऐसे ही है। ठीक है, वो पेज अगर हम मोड़ते हैं तो वो कड़क हाथ टूट लगाए तो वो टूट जाते हैं। टूट जाता है। जी सर, पेज टूट जाता। इस किस्म की तमाम सर किताबें, हमारा भी रीराइट हुआ है। हाँ अभी राइट हुआ पड़ा है, लेकिन ओरिजिनल को अब मैंने क्या किया है कि वो जो हार्ड लेमिनेशन होती है, मैंने उस पेजेस को बड़े एहतियात से हार्ड जी सर। लेमिनेशन करके उनको महफूज किया है। तो आप उसको हार्ड लेमिनेशन करके ना, जो डबल साइड प्लास्टिक कोटिंग हो जाती है, उसमें ओरिजिनल पेजेस को जी जी। नहीं यार, वो मेरे बाबा के कोई पता नहीं, फादर के कुछ लगते थे, मुझे उनका रिलेशन तो नहीं पता। उन्होंने एक कलम से ना एक एक पेज, आधा आधा पेज उन्होंने दोबारा लिखा। नहीं, वो चलन सही है, लेकिन जो आपके पास ओल्ड प्रूफ है ना, उस जी सर। यार ये ओल्ड है, ये भी ओल्ड है, मतलब ये इतना ओल्ड है कि बहुत से लोग लेने के लिए आए तो
दादा अब्बू ने अपनी जिंदगी में अम्मी को वसीयत की थी कि ये तुम्हारे पास बहुत कीमती असासा है, ये अपनी पहचान किसी को भी नहीं दिखाना। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये इसमें आपका पूरा फैमिली का एक जी सर, डिफरेंस होता है। तब से चले जी सर। अम्मी ने छुपा लिया, अम्मी ने कहा मेरे पास है ही नहीं। बहुत से लोग लेने आए, मैंने सुना आपके पास है, अम्मी ने कहा नहीं जी मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं अमानत में खयानत नहीं कर सकती। दादा अबू ने हालांकि बड़े ताया भी हैं, लेकिन नहीं, उन्हें नहीं दिया। अम्मी से कहा कि आप पढ़ी लिखी हो, आप इसकी कदर भी जानोगी, आपकी नज़र में इसकी वैल्यू भी है। मैं किसी अनपढ़ को देकर इसकी अहमियत ख़त्म नहीं करवा सकता कि उससे पूछेंगे तो उसे पता ही नहीं होगा कि वो था क्या और रखा कहाँ है। नहीं, बहरहाल उसमें आप कोशिश ये करें तो उसकी कॉपीज करवाएं, लिखें, जदीद बनवा लें। करा लें। और फिर जो फैमिली, स्पेशली जो दादा दादा की फैमिली है, वहाँ पर तो वो शजर जी। होना चाहिए, क्योंकि जाहिर है वो जिसकी लड़ी में से है उन सर बाकी लोगों के पास बाकी लोगों के पास है, कभी उन्होंने जिक्र नहीं किया, तो फिर हम कैसे जिक्र करें कि हमारे पास है। हो सकता है उनने कहा जाकर ले लिया हो। ये एक वो है। लेकिन ये शजरे लिए नहीं जाते मेरी बहन, ये खानदानी आगे चलते हैं। नहीं नहीं सर, मतलब जिन बुजुर्ग ने लिखा था उनसे जाकर उन्होंने और कॉपी ले ली होगी ना, हमने तो नहीं दी अपनी कॉपी किसी को भी। मैं समझ रहा हूँ, ये सही दो नहीं। दो 2-4 साल पहले ना, 2-4 साल पहले मेरा भी इरादा हुआ था कि मैं एक एक पेज ना खुद लिखती हूँ। चले हिस्ट्री में रह जाएगा कि रीराइट किया एक एक पेज, ताकि नाम में गड़बड़ ना हो, जल्दी में गलत ना लिखा जाए किसी का भी। लेकिन सर बड़ा हौसला चाहिए, इतने बुजुर्गों के नाम एक ही जैसे नाम बार बार रिपीट हो जाते हैं ना। हाँ, दादा का नाम है तो फिर आगे पोते का नाम आ गया। वो ये एक ट्रेंड रहा है कि दादा के नाम पे पोते का नाम। अब देखिए, मौला इमाम हुसैन ने भी तो अपने वालिद के नाम पे अपने दोनों बेटों के नाम रखे हैं, अली असगर, अली अकबर, अली औसत। जी जी अली औसत भी मौला अली के एक बेटे का नाम। अच्छा, माशाल्लाह। साइंस और तहकीक, इस बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। ये 8वें घर है। दरियाफ्त, इजासात, सर रिलीजियस ट्रेवल। देखिए रिलीजियस ट्रैवल हम एग्जाम पर जो इंटरनेशनल ट्रैवल है, अब वो कार रिलीजियस है, उम्रा करने जाएं, ज़ियारत करने जाएं, हज करने जाएं, वो आपका लाइट हाउस है, ठीक है ना। चाहे आप जी सर। तबलीग के लिए ये जो हमारे भाई लोग जो घूमते रहते हैं बस से और इससे उठा के, उनकी नज़र में वो एक रिलीजियस तबलीग है या रिलीजियस मैटर है, तो वो भी नवे घर को ही देगी। अच्छा, इनोवेशंस, तहकीक, नई इजादात, नई तसानीत, नए नज़रियात नवे घर से प्रेजेंट होते हैं। तहकीक वही पीछे 8वां घर है, उनकी प्रेजेंटेशन 9th हाउस से होता है। ये बात मैं पहले भी कर चुका, अब भी कर चुका हूँ। अच्छा, कौमी तिजारत, हम देखते हैं दरामदात और बरामदात, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। बरामदात होती है एक्सपोर्ट, जब हाँ किसी भी मुल्क के 9th हाउस की पोजीशन अच्छी होती है तो उसकी बरामदात में इजाफा होता है, उसकी एक्सपोर्ट्स में इजाफा होता है, और उसके बदले में उसके पास फॉरेन रिजर्व इकट्ठा होता है। और इसी तरह अगर किसी के तीसरे घर बहुत अच्छा हो, बेड हो या अच्छा हो, जिस भी कैफियत में हो, वहाँ से हम दरामदार को, इम्पोर्ट्स को देख रहे होते हैं कि हमारा मुल्क, हमारे मुल्क में तो हर चीज़ ही माशाल्लाह चाइना की आ रही है ना। इंपोर्ट के माहिर। इम्पोर्ट के माहिर हैं हम लोग। अच्छा, ख़ानदानी और रूहानी ताल्लुकात, ये नवे घर से देखे जाते हैं, ख़ानदानी और रूहानी ताल्लुकात। क्योंकि आपका वालिद साहब का या आपके ददेहाल में अगर कोई रूहानी बुजुर्ग गुजरा होगा, उसके असरात हमें नवे घर में देखने को मिलेंगे। अगर आपके ननिहाल में कोई रूहानी गुजरा होगा तो 5 बेटा 5।
तो आप ये देखें कि उसमें आपके ननिहाल के जो बुजुर्ग होंगे, जैसे आपकी नानी अगर वो रूहानी शख्सियत थी, आपके वो नानी के वालिद साहब आपके परनाना जो थे वो भी रूहानी शख्सियत थे, तो वहाँ आपको चौथे घर के अंदर या तो रूह मिलेगा या ज़ौरा मिलेगा, या कम से कम वो चौथा घर किसी मस्बत रूहानी सितारे की मौजूदगी से होगा, खाली नहीं होगा, मौजूद किसको होगा। जुपिटर हो सकता है सर? बिल्कुल हो सकता है मेरे भाई, बिल्कुल जुपिटर हो सकता है, ज़ौरा हो सकता है, मून हो सकता है। और अगर शर्फ का दौहन हो चौथे घर में तो वो भी रूहानियत को ज़ाहिर करेगा, या नवे घर में हो तो भी वो रूहानियत को ज़ाहिर करेगी। ये अपने पास नोट कर लें। अच्छा, आपके स्पाउस के सफरात नवे घर से ज़ाहिर होते हैं, क्योंकि ये सातवें से तीसरा है, तो आपकी बीवी मैके में जितना आती जाती है ये सातवें और तीसरे का रिलेशन आपको बताता है। या आपका शौहर आपको कितनी इजाज़त देगा बहैसियत खातून के कि आप अपने इन-लॉज़ या अपने मैके में या अपने मदर और फादर्स या वाले ब्रदर्स के साथ जो आपने रिलेशनशिप रखने हैं उसको हम नवे घर से देखते हैं। अगर नवे घर के अंदर प्लैनेट्स की पोजीशन अच्छी नहीं होती है, याद रखिएगा आपके स्पाउस के जो बहन भाई होंगे वो खुदा न खासा बदमाश भी हो सकते, और अगर सितारे अच्छे हैं तो वो शरीफ भी हो सकते हैं, नेक नाम भी हो सकता है। बैनुल-अक़वामी तिजारत के हवाले से हम नवे घर को देखते हैं, और बैनुल-अक़वामी सफ़रात के हवाले से, बैनुल-अक़वामी यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले के हवाले से भी हम वो नाइन्थ हाउस की तरफ नज़र मारते हैं। ठीक है, नवे घर से मुताल्लिक़ कोई सवाल अगर अभी भी रह गया है तो आप पूछें। सर जैसे नाइन्थ हाउस जो है वो है सेजिटेरियस का, अब अगर इसमें सैटर्न है तो वो शर्फ का होगा या नहीं? और कौ अपने से 12वें में आ गया हो तो नहीं, औज कौ इसमें। अच्छा ठीक है, और ये सर आखिर में समझ आएगी अब ना। अगर जी राहु तारस राशि में एग्जैक्टली क्वेश्चन 9 हाउस में हो तो अच्छा बहुत अच्छा है। ऐसे ऐसे बंदे को कौन सी राशि में सर? टॉरस टॉरस राशि हो, टॉरस लगा। अच्छा टॉरस का हो। हाँ, अगर टॉरस का राहु नवे घर के अंदर तो ऐसे बंदे के देखो आप सच्चे आते हैं, ऐसे बंदे को होने वाली बातें कबल अज़ वक्त पता लग जाती। सर अगर लगन में हो तब भी? हाँ बिल्कुल, लगन में अगर राहु होगा तो आपके कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड दोनों को एक्स्ट्रा एक्टिव करेगा। ठीक है सर। तो वो राहु किसी भी को ये करता है, प्लेनेट किसी भी हाउस में हो, लगन कोई भी हो। तकरीबन कोई भी। हाँ, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि फायर साइन के अंदर राहु बाज़ औक़ात असरात भी देता, ये आपने याद रखना है। फायर साउंड के साइन के अंदर और अर्थ साइन के अंदर, जबकि एयर साइन और वाटर साइन में राहु इतना ज़्यादा डैमेज नहीं करता लगन में। अच्छा सर, फायर में नुकसान देता है और इसमें अर्थ में? अभी देखे ना, अर्थ साइन अर्थ में की साइन तो टॉरस हो गया। तो अर्थ साइन में यही होता है ना। अर्थ साइन में आप ये देखें कि मैं यहाँ नवा घर है, लगन नहीं है, जी सर, नवे घर की बात हो रही है। ये नवे घर की बात हो रही है। आपका पहले जी सर। सवाल लगन के हवाले से था, तो सर मैं ये पूछ रही देखें मैं बताता हूँ, नहीं, ये नए सवाल होता है। मैं बताता हूँ क्या होता है कि बेसिकली राहु केतु दोनों साए हैं। जी सर। साया वाटर के ऊपर
वाटर साइन में पानी के ऊपर हमारा साया नजर आएगा, जमीन के ऊपर हमारा साया नजर आएगा, जलती हुई आग के ऊपर हमारा साया नजर नहीं आएगा। नहीं आएगा, चल नहीं आएगा सर। इसी तरह हवा में हमारा साया नजर नहीं आएगा। अब इतने जहाज गुजर रहे होते हैं, लेकिन उनका जो साया है वो स्टेबल नहीं होता। जी सर। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये वाटर साइन और अर्थ साइन में इसके जो असरात होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल। अच्छा, वाटर और अर्थ में स्टेबल होते हैं, ठीक है। हाँ, स्टेबल होता है ज़्यादा अच्छा। और कोई बात अगर रह गई है तो? सर अगर सैजिटेरियस में राहु है तो सही नहीं है? देखिए, सैजिटेरियस में राहु, बुनियादी तौर पर राहु और केतु को क्या किया जाता है कि राहु को जेमिनी में और टॉरस में अच्छा माना जाता है, और केतु को अकरब में और सैजिटेरियस में अच्छा माना जाता है। अब अगर सैजिटेरियस का राहु है तो ये राहु के शर्फ की अपोजिट पोजीशन है, सही है। तो यहाँ पर ठीक है सर। राहु एक्स्ट्रा थिंकिंग देगा, खामखा सोच, ओवर थिंकिंग, इतनी ओवर थिंकिंग कि करने को कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आपका दिमाग कुछ ना कुछ सोचता या चलता जरूर रहेगा। सैजिटेरियस के राहु। अच्छा, ये अगर किसी का फोर्थ हाउस, सॉरी आपकी बात रोक रही हूँ, अगर किसी का फोर्थ हाउस में फोर्थ हाउस में जुपिटर और केतु है, इट मीन्स के उनके ननियाल में है कोई बुजुर्ग, जी बिल्कुल ऐसा है। किसी सैयद के चार्ट में। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, सैयद हो या गैर सैयद हो, लेकिन अगर केतु और जुपिटर फोर्थ हाउस में है और अच्छे हैं, अच्छे से मुराद ये है कि नेगेटिव नहीं है, किसी ऐसी राशि में है जहाँ पर वो पॉजिटिव पोजीशन में मौजूद हो, तो एक्वेरियस में। एक्वेरियस में भी देखें, एक्वेरियस के अंदर जो राहु है वो तो अच्छा, नहीं रीजन डेढ़ में केतु। जुपिटर की, ठीक है। आप एक्वेरियस में है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका लगन जो है वो स्कॉर्पियो है। जी सर। स्कॉर्पियो लगन में पांचवें घर का मालिक चौथे घर में आ गया, हाँ जी। तो पांचवें घर का मालिक अगर चौथे घर में आ जाता है और दूसरे घर का मालिक चौथे घर में आ जाता है, तो नो डाउट उसमें ऐसे मामलात रूहानियत के पाए जाते हैं। उसकी वालदा भी। जी सर, उनके मेरे ख्याल में नाना का उधर कहीं मज़ार है और उर्स होता है हर साल हाँ बिल्कुल, उसमें ऐसा होता होगा। 11 या 13 मुहर्रम को। हाँ बिल्कुल ऐसा होता होगा, लेकिन ये उस चीज को जाहिर करता होता है कि हाँ, इसका मेडिकल में नेगेटिव इफेक्ट क्या है। इसका मेडिकल में नेगेटिव इफेक्ट ये है कि आपको पेट के मसाइल लाहक रहते होंगे ऐसे बंदे को जिसके चौथी राशि के अंदर केतु और जुपिटर मौजूद है, जुपिटर। चौथे घर के अंदर और 11वीं राशि में। अब 11वीं राशि चूंकि बुनियादी तौर पर 28 का इशू 28 और 28 से नीचे का पार्ट आ जाता है, तो यहाँ पर कोई निसा टाइप का जो दर्द होता है, शाट्रिक पेन जिसको कहा जाता है, उसकी शिकायत, आसाबी दर्दों की शिकायत हो सकती है, क्योंकि केतु। तो सर अगर मार्स आता तो फिर हार्ट का। मार्स अगर साथ होगा तो फिर सीधा साधा अल्सर का और लीवर का। अच्छा। 95% चांसेस अल्सर और लीवर। जी अल्लाह खैर करो, कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं। नहीं, अगर देखें, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे अपने चौथे घर के अंदर वीनस मौजूद है, और वीनस पे जिस वक्त राहु का ट्रांजिट हुआ है और राहु की दशा शुरू हुई है, तो मेरे साथ इस्लामिक रिलेटेड प्रॉब्लम्स आए हैं।
अच्छा, उसका हल क्या है? हल यही है कि आप सबसे पहली बात तो ये है कि बंदा कम से कम अपने मुंह को तो लगाम दे सकता है ना कि मैंने मिर्चें नहीं खानी, मैंने स्पाइसेस नहीं खानी, या मैंने तली हुई चीज़ें नहीं खानी। वो चीज़ें जो मुझे सर बिना सेकेडा बिजनेस उस चार्ट में सेकंड हाउस पे है तो खाने का तो शौक वैसे बड़ा है। तो खाने का शौक अगर सेकंड हाउस में है तो ये याद रख लीजिएगा कि खुशबू का भी शौक बहुत अच्छा होगा, पहनने ओढ़ने का शौक भी बहुत अच्छा होगा, गुनगुनाने का भी शौक होगा, मरसिया या नाटे क्या एग्जैक्टली नोआ कौन है अच्छे। इस तरह का शौक होगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, लेकिन ये जो बहस बहस है तो मन वही जिस वक्त हम जायचा देख रहे होते हैं, हम ये देख रहे होते हैं कि कुछ बंदे की वाइटलिटी और वाइटल फोर्स कैसी है, उसके अंदर से बीमारियों से मराफिल का कितना हौसला है, फिर चाहे वो चौथे घर में मून सिक्स हाउस में मून सिक्स हाउस में एरीज में एरीज है ना, और माँ साहब ने कहा होता है, फिर चौथे घर क्या होता है फोर्थ हाउस जी सर। ना। सर आप कहीं जाकर चार्ट याद हुए हैं रैंडम लोगों के कि कहाँ का प्लैनेट्स पड़े हैं। कतई तौर पर इस बंदे के साथ मसला होगा मेरे स्वामी का। फिफ्थ हाउस में और ये फिफ्थ हाउस में सैटर्न है। हाँ, और इसको घर के अंदर सुकून आ रही। हाँ सर अपने घर में नहीं रहता हाँ किसी और सिटी में रह रहा है। हाँ, इस बंदे को घर में सुकून आएगा ही नहीं। और इस सारा जो बेडरूम का जो एक कहते हैं ना हम बिस्तर का सुख जी सैरा, तो वो भी इसका कोई खास अच्छा नहीं। मेरे मेरे एक दोस्त से सैयद वो कह रहे थे कि जिसके चौथे घर के अंदर केतु हो, उसकी या तो चारपाई का कोई ना कभी बाहर टूटा रहता है, या कभी उसका बाल टूट जाएंगे, या कभी उसकी रस्सियाँ टूट जाएंगी। अगर वो अगर वो बैठ हाँ वो भी हो जाएगी, उसका कोई ना कोई या कुर्सी का एक पाया आदमी उसका टूटा हो। तो और कई जगहों पे मैंने आजमाया है ये चीज़ों को आजमाया है। दीमक और सीलन ऐसे घरों में बहुत होती है जिनके के जिन लोगों के साइची के चौथे घर के अंदर के तुम वही तो उन लोगों के। और जिस बंदे की आप बात कर रही हैं यहाँ तो डेफिनेट दीमक भी होगी इस चीज के अंदर, क्योंकि यहाँ सर इतना डिटेल तो नहीं बस मैंने चार्ट याद रखा हुआ था सिर्फ। आपने भी जुपिटर और केतु की बात की ना कि रूहानियत होगी कन्याल में उससे मुझे क्लिप हुआ कि वाकई मैंने देखा है बहुत से लोगों का जुपिटर फोर्थ हाउस में। हाँ तो बहुत सारा चीज होगी। अच्छा फिर ऐसे लोगों के हाथ पे दूसरे आते होते लाइक सुनने होना, तेरे जो ट्विटर के अमाउंट के ऊपर अ, कोई स्टार बन जाना या क्रॉस का निशान होना, इस तरह की हाथ उसके हाथ पे भी होगी। तो ये जो लाल किताब है ना, लाल किताब के अंदर कुछ नाड़ी के रूल्स को मिक्सर अप करके ऑस्ट्रोलॉजी के साथ इस तरह बनाया गया है कि आपके हाथ के ऊपर वो बाकायदा आपका पूरा हॉरोस्कोप बना देते। और उसमें जाकर स्टडी किया करते थे कि आपके कराची में आपकी पाउंसी में ये आजकल वो आस्ट्रो पाउंसी का एक रुझान चल रहा है, वो आस्ट्रो पाउंसी उस वे में नहीं है जिस वे पे थी। ये तो मुख्तलिफ पाँच संहरात शायद 10 9 सेकेंड रह गए सर लाइन ड्रॉप होने में। चले बाल। आप लोग गाँव में याद रखिए, इंशाल्लाह मिलेंगे फ्राइडे को ना। और अभी हम क्लास तो करते हैं और ठीक है, गाँव में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।